कि भारत के हमले को पाक सेना नाकाम कर सकती है। जनरल असीम मुनीर को कट्टरपंथी आर्मी चीफ भी कहा जाता है। 57 साल के मुनीर को हाफिज कुरान का खिताब हासिल है। जनरल मुनीर को कुरान की सभी आयतें पूरी तरह याद है। एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अब जब खुल गई तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर बात में, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मोदी जी गिड़गिड़ाते रहे चारों तरफ कि कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। आखिर अलकायदा है क्या? ये तो एक विचारधारा है, ये तो एक मानसिकता है, और अलकायदा की मानसिकता वाले खुद पाकिस्तान के जर्नल हैं। तो बाहर से अलकायदा को आने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर खुद अलकायदा है। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये ईरान तो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहा है कि एक तरफ तो आप बातचीत की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ आप लगातार हमारे सुप्रीम लीडर खामेनी का अपमान करते हैं। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी भारत से फरार हो जाएगा और दुनिया का कोई भी मुल्क भारत के साथ नहीं है। भारतीय अवाम मोदी को कोसने लगे। 57 वर्ष का आसिम मुनीर हाफिज कुरान का टाइटल रखता है। आसिम मुनीर अपनी सेना को स्टील की दीवार कहता है। आसिम मुनीर को कुरान पाक की आयत याद है। वो बार बार कुरान की आयत पढ़ते हैं। इनका दिमागी संतुलन खो चुका है। हिंदुस्तान की तरक्की ताकत सब बंद मुट्ठी में थी, लेकिन मोदी ने जैसे ही अपनी गलत फहमी में ये मुट्ठी पाकिस्तान पर हमला करके खोली तो खाक की रह गई। दुनिया भारत की तरक्की और ताकत दोनों को जान गई। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो इसके न्यूक्लियर वेपन्स अलकायदा या तालिबान के हाथ लग सकते हैं। तो पाकिस्तान को स्टेबल रखो। बाद में पता चला पाकिस्तान आर्मी के अंदर अलकायदा है, जैसे ईमान, तकवा और जिहाद। बेचारा गौरव आर्या इस्लामी टर्म सीखते सीखते निढाल हो चुका है। के बाद मैं इस पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं 2-3 चीजें, जरा आप ये लार्जर चीजें हैं इसको भी समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। भारत का एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। भारत जब तक बंद मुट्ठी था, विश्वगुरु और मालूम 140 मिलियन बुद्ध और महावीर की धरती, 10,000 साल पुरानी सभ्यता, ये सब जब हम लोग करते थे तो मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी लाख की थी। अब जब खुल गई तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर बात में, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, समझ में आए चाहे ना आए, करके उसको आसान कर दो। ये भारत की मुट्ठी खुल चुकी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जो चीन में हुआ है वो एक घटनाक्रम है जिसको हमें और आपको समझना होगा और भारतवासी होने के नाते समझना होगा। उन्होंने तारीफ करते हुए असीम मुनीर ने अपनी सेना को स्टील की दीवार कहा है और कहा कि भारत के हमले को पाक सेना नाकाम कर सकती है। जनरल असीम मुनीर को कट्टरपंथी आर्मी चीफ भी कहा जाता है। 57 साल के मुनीर को हाफिज कुरान का खिताब हासिल है। जनरल मुनीर को कुरान की सभी आयतें पूरी तरह याद है। वो भाषण और बातचीत में अक्सर आयतों का इस्तेमाल करते हैं। 15 अप्रैल को भाषण में उन्होंने पाक को अल्लाह का बनाया मुल्क कहा। साथ ही हिंदू मुस्लिम पर पाक भारत की 2 नेशन थ्योरी भी दी थी। बंटवारे के दौरान मुनीर का परिवार भारत के जालंधर से पाकिस्तान गया था, यानी मुनीर जालंधर के रहने वाले। मुनीर के पिता स्कूल में प्रिंसिपल और एक मस्जिद के इमाम थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी रावलपिंडी के एक मदरसे में ही हुई। 2022 में बाजवा के बाद मुनीर पाकिस्तान में सेना प्रमुख बने और अब फील्ड मार्शल बनकर वो सबसे ताकतवर शख्स बन गया है। आज आपको बता दूं, अगर जो आज मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तो देश छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। और ये आपने देख भी लिया, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मोदी जी गिड़गिड़ाते रहे चारों तरफ कि कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। कौन हमारे साथ, किसी ने कहा मैं खड़ा हूं, या रूस हो। हमारे रूस से जब अच्छे संबंध थे, उस समय में जब हमारा पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, रशिया ने हमारा साथ दिया। आज हमारे साथ ट्रंप 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 करते फिरते हैं मोदी जी। आज ट्रंप जाके मोदी को आंख दिखा दी। अमेरिका ने इसके बारे में क्या सोचा होगा? आपको पता है अमेरिका क्यों ऐसे प्लान बना रहा है? हाँ। कारण क्या है? बहुत समय तक एक थ्योरी चली थी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, वहां तो उथल पुथल होती है, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स अलकायदा के हाथ लग सकते हैं, इस्लामिक स्टेट के हाथ लग सकते हैं, तालिबान के हाथ लग सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पाकिस्तान को स्टेबल रखो। बाद में एक थ्योरी ये आई कि साहब आखिर अलकायदा है क्या? ये तो एक विचारधारा है, ये तो एक मानसिकता है, और अलकायदा की मानसिकता वाले खुद पाकिस्तान के जर्नल हैं। तो बाहर से अलकायदा को आने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर खुद अलकायदा है। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। दिस इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। क्या कह दिया आपने अभी? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेथ, पाइटी एंड होली वॉर इन द पाथ ऑफ अल्लाह। यानी कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये ऐसी आर्मी है जिसका फर्ज है काफिरों के खिलाफ जिहाद करना। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। माय गॉड, ये अगर इस तरीके की डॉक्ट्राइन के साथ, और आप सोचिए दुनिया में, और इसका लॉन्ग टर्म कोई इंपैक्ट नहीं होता। आप बड़ा हमने स्ट्राइक कर दिया। ये अंदरूनी आपकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है ना, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए है। इसका पाकिस्तान पे कोई असर हो, ये बिल्कुल, मैं कहता हूं, मुमकिन ही नहीं है। आप ये समझिए कि अमेरिका ने तकरीबन 14 साल इनके खिलाफ ड्रोन अटैक्स किए, हजारों ड्रोन अटैक्स, हजारों आदमी मारा गया, हजारों हाई वैल्यू टारगेट जिसे कहते हैं, टॉप लीडरशिप, पाकिस्तान ने टेररिस्ट की टॉप लीडरशिप मारी गई। और पाकिस्तान का तालिबान के लिए समर्थन एक क्षण के लिए भी नहीं कम हुआ। वो साथ साथ झूठ बोलते रहते थे अमेरिका को, नहीं नहीं हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनको शय भी दे रहे थे, साधन भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे।
पाकिस्तान को अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश डिटर नहीं कर पाया। आप सोचते हैं कि 2016 में हमने एक स्ट्राइक कर दी, 2019 में एक कर दी, अब 2025 में उससे बड़ी कर दी, तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, घबरा के अपना इरादा बदल देगा। जो कहते हैं हमारी ये शहरग है वो भूल जाएंगे। और सारा खेल जो है दोस्तों वॉरफेयर का आज के जमाने में वो ये हो गया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हजारों किलोमीटर दूर से मार देती हैं। भारत ऐसे थ्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दुश्मन जो है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, वो हमला करेगा ज्यादा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स। भारत के लिए जो आज की तारीख में है वो काफी नहीं है। भारत को और S-400 चाहिए, भारत को और S-500 चाहिए, और भारत ऐसे ही सिस्टम्स इससे बेहतर अपने देश में खुद भी बना रहा है। हमारे पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो कि पनडुब्बी से, पानी के नीचे से हम फायर कर सकते हैं, और ये मिसाइल चीन के किसी भी कोने को बर्बाद कर सकती है, और एक न्यूक्लियर मिसाइल है। चीन आपसे ट्रूली वेल एंड ट्रूली डरेगा, बिकॉज चाइना नोज कि कहीं INS अरिहंत और INS अरिगात ने कहीं 1 किलोमीटर नीचे कहीं पानी में चुपचाप साइलेंटली स्टेल्थ मोड पे तैर रहे हैं। एक बटन दबाया, गुड नाइट। पाकिस्तान तो बगल में है, वो तो बच्चा है छोटा सा। दोस्तों, जिन मोदी के लिए कहा जाता था कि उनके एक फोन पर, जस्ट 1 कॉल, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक सकता है, जो मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, और चाहे रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी ताकत हो, मोदी की बात सुनती है, मोदी की आवाज सुनती है। आखिर वो मोदी ईरान और इजराइल के इस युद्ध में, इस 12 दिन के युद्ध में इतना खामोश क्यों रहे? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, उसके मिलिट्री कमांडर्स, टॉप मिलिट्री लीडरशिप ढेर कर दी, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, तो भी भारत चुप था, मोदी जी चुप थे। और जब युद्ध विराम हुआ अमेरिका और रूस के इशारे पर, उस वक्त भी मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, तब भी मोदी जी खामोश रहे। अब सवाल यह है कि ये जो रहस्यमय खामोशी है मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, सरकार की, हमारे मुल्क की, इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई प्रेशर है हमारे मुल्क पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर, जहां सबसे बड़ी आबादी रहती है? क्या हम पर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से हम दिल की बात कहने में घबरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? अब ये जो सवाल है, जो खामोशी है, मिस्टीरियस साइलेंस, रहस्यमय खामोशी, कोशिश करूंगा इस वीडियो में उस राज को खोलूं आपके सामने। ये ईरान तो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहा है कि एक तरफ तो आप बातचीत की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ आप लगातार हमारे सुप्रीम लीडर खामेनी का अपमान करते हैं। यह सवाल ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से किया है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने ताजा बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का न सिर्फ मजाक बनाया है, बल्कि यह भी कहा कि उनकी जो जान बच गई वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं जानता था खामेनी कहां छिपे हुए हैं। अगर मैं चाहता तो इस्राएली विमानों को बता देता और अब तक खामेनी का खेल तमाम हो जाता। ईरान के विदेश मंत्री सवाल पूछ रहे हैं कि यह बातचीत का कौन सा तरीका हुआ कि आप लगातार हमारी तौहीन करते रहें और फिर आप यह सोचे कि हम हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएं। दोस्तों, समानांतर तौर पर क्या हो रहा है? जो खबरें गजा से आ रही हैं, जिस पर दुनिया की चुप्पी है, जिस पर अमेरिका की चुप्पी है, जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा जो इस्राएली सोल्जर्स हैं वो जानबूझकर जो फलस्तीनी मदद लेने आ रहे हैं, एड लेने आ रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इसके अलावा कई और खबरें आ रही हैं जो अपुष्ट हैं, मगर वो तमाम खबरें पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस मंच पे आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री आरागची का करारा प्रहार जो उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कहा है, और मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। आरागची कहते हैं, ईरानी लोगों की जटिलता और जिद पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारी शानदार कालीनों में यह खूबी झलकती है जो न जाने कितने घंटों की मेहनत और सब्र से बुनी जाती है। लेकिन एक समाज के तौर पर हमारी सोच सीधी सादी है। हमें अपनी कीमत पता है, हम अपनी आजादी की कद्र करते हैं और हम कभी भी किसी और को अपनी किस्मत तय करने नहीं देते। अगर वाकई ट्रंप किसी समझौते में दिलचस्पी रखते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह खामेनी के लिए अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजा छोड़ देना चाहिए और उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद कर देना चाहिए जो उन्हें दिल से मानते हैं। ईरानी जनता जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इस्राएली सरकार को मिसाइलों से बचने के लिए बड़े बाप यानी अमेरिका के पास भागना पड़ा, वो धमकियों और गालियों को हल्के में नहीं लेती। अगर कोई भ्रम में रहकर बड़ी गलती करता है तो ईरान अपनी असली ताकत दिखाने में देर नहीं करेगा।